हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर इकोनॉमी स्कूल में। आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड चल रहा था, मांग की अवधारणा, उसी में हम आगे वाला टॉपिक लेने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है मांग के निर्धारक तत्व, जिसको हम या तो आप डिमांड फंक्शन यानी मांग फलन भी कह सकते हो, क्योंकि मांग फलन में भी सेम एज इट इज यही तत्व आते हैं जो मांग को निर्धारित करते हैं। क्या होता है ये अभी हम देखेंगे। उसके साथ में हम एक और चीज देखेंगे, वो ये देखेंगे कि जो मांग है उसमें परिवर्तन कैसे होता है। एक तो होता है मांग की जो क्वांटिटी होती है, डिमांड की जो क्वांटिटी है उसमें होने वाला चेंज, और एक होता है जो मांग कर्व होता है, जो वक्र होता है उसमें शिफ्ट आ जाए, उसमें होने वाला चेंज। तो ये तीनों चारों चीजें आज हम देखने वाले हैं, आज के हमारे इस वीडियो में होने वाले हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो को पूरा देखें ताकि आप इसका पूरा एक तरीके से फायदा उठा पाए। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है मांग की अवधारणा या मांग के निर्धारक तत्व, जो मैंने यहाँ लिख रखा है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं मांग फलन। क्या बोल सकते हैं? मांग फलन, जिसको हम बोलते हैं डिमांड फंक्शन। क्या बोलते हैं? डिमांड फंक्शन। अब डिमांड फंक्शन हम इसको क्यों बोलते हैं, डिमांड फंक्शन होता क्या है, ये चीज आपके दिमाग में आना जरूरी है। तो डिमांड फंक्शन क्या होता है? मांग को निर्धारित करने वाले या मांग को प्रभावित करने वाले तत्व और मांग के बीच में जो रिलेशन पाया जाता है, जो संबंध पाया जाता है, उस संबंध को बताता है कौन? मांग फलन। किसके बीच में? एक तो होता है, जैसे मैं इसको अगर समीकरण के रूप में लिखूं आप उसको और ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां लिखूं D बराबर F, यानी जो डिमांड है वो फंक्शन है, फलन है। किसका है? एक तो है उसी वस्तु की कीमत का। ये यहाँ जो मैंने लिख रखे वही चीजें मैं यहाँ बताऊंगा, ठीक है ना। तो क्योंकि यही चीज जो है ये मांग को निर्धारित करने वाले तत्व है, तो दोनों तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मांग फलन क्या होता है, तो भी यही तत्व होते हैं, और तत्वों को अगर डिटेल में पूछा जाता है तो वो डिटेल में मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो Px यानी उसी वस्तु की कीमत, Py यानी संबंधित वस्तु की कीमत, Pz यानी संबंधित वस्तु को आप अलग अलग भी लिख सकते हो। जैसे संबंधित वस्तु हो गई तो आप चलो इसको छोड़ दो, मैं आपको उसको बाद में बताता हूँ। Py हो गई, Y हो गई, T हो गई, और ये यहाँ पे E हो गई, ठीक है ना। यहाँ मैंने मुख्य रूप से 1 2 3 4 5 ये अन्य कारक यानी 5 कारक मुख्य रूप से लिख रखे, 5 ही कारक मैंने यहाँ लिख दिए। तो मांग फलन किससे प्रभावित होती है? मांग जो है वो डिपेंड करती है उसी वस्तु की कीमत पर, डिपेंड करती है संबंधित वस्तु की कीमत पर, डिपेंड करती है उपभोक्ता की इनकम पर, आय पर, डिपेंड करती है उपभोक्ता की रुचि या पसंद पर, और डिपेंड करती है उपभोक्ता की जो एस्टिमेट होती है, जो प्रत्याशा होती है या जो संभावना पॉसिबिलिटीज होती है उस पर। तो इन सब से डिमांड जो है वो निर्धारित होती है ना। यानी एक तरीके से डिमांड जो है वो डिपेंडेड है इन पर, इनकी वजह से डिमांड में परिवर्तन होता है। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। यहीं से अब मैं आपको एक चीज और क्लियर कराता हूं, चलो उसको बाद में हम क्लियर करेंगे। देखते रहिए आप इसको पूरा, लास्ट में बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, ठीक है ना, कि किस तरीके से आप इससे एक चीज और क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अब मांग के निर्धारक तत्व आपको यहाँ मैंने जो समीकरण बताया इससे आपको समझ में आ गया। मांग फलन में आपको यही समीकरण लिखना है। अब पहला क्या बताया था? Px यानी उसी वस्तु की कीमत। अब उसी वस्तु की कीमत ये कैसे प्रभावित करती है मांग को? देखिए, जो वस्तु हम लेने जा रहे हैं उस वस्तु की कीमत में वृद्धि हो या कमी हो, उससे इफेक्ट पड़ेगा डिमांड पर, उस वस्तु की पड़ेगा ना। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आप कोई भी मान लो कोई फ्रूट लेने जा रहे हो, अगर आपको एप्पल 100 रुपए किलो मिलती है, मान लो आपने उसको 1 किलो दी, आप नेक्स्ट डे गए और एप्पल जो है वो 70 रुपीज किलो हो गई, तो अब आप उसको पहले 100 रुपए किलो में आपने 1 किलो ली, तो आप 70 रुपए किलो में आप उसको क्या करेंगे? ज्यादा लेंगे। 70 रुपए किलो हो गई तो अब आप उसको 1.5 किलो ले सकते हो ना। तो क्या हुआ? कीमत कम हुई तो मांग बढ़ गई। इसी तरीके से अगर एप्पल जो है वो 150 रुपए किलो हो जाए, तो अब आपने पहले 100 रुपए की 1 किलो ली, अब 150 रुपए किलो, तो अब आप क्या करेंगे? कम में ही एक तरीके से संतुष्टि ले लेंगे, और आप उस एप्पल को 1 किलो ना लेकर और 100 रुपए की ले लेंगे। तो क्या हुआ? कीमत बढ़ी तो डिमांड कम हुई, कीमत घटी तो डिमांड बढ़ी। यानी उसी वस्तु की कीमत से डिमांड प्रभावित होती है। कैसे होती है? अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड जो है वो कम हो जाती है, और अगर प्राइस घटती है तो डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है ना। बिल्कुल समझ में आया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी दिक्कत आए तो व्हाट्सएप कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में,
नंबर दे रखे हैं और आप कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आय मैंने लिखी है। उपभोक्ता की आय जैसे यहाँ पे ये थर्ड नंबर है ना। अब देखिए फॉर एग्जांपल आपकी आय 10,000 है, आप 1 किलो एप्पल खरीद रहे हैं। अगर आपकी आय नेक्स्ट मंथ बढ़कर 15,000 हो जाती है, 15,000 हो जाती है, तो अब आप एप्पल जो ले जाते हो 1 किलो, अब आप चाहते हो कि यार 1 किलो एप्पल चलो थोड़ा सी ज्यादा ले लेते हैं, 1.25 किलो ले लेते हैं, 1.5 किलो ले लेते हैं, तो आय बढ़ी। आय बढ़ने से क्या हुआ, आपकी डिमांड बढ़ गई। तो नॉर्मली जो सामान्य वस्तु होती है जो हम नॉर्मली खरीदते हैं, जब आय बढ़ती है तो हम उस वस्तुओं को भी ज्यादा खरीदते हैं, जब आय कम हो जाती है तो वस्तुओं को भी कम खरीदते हैं। यानी आय और डिमांड का जो संबंध होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। कीमत और डिमांड का तो नेगेटिव होता है, लेकिन आय के साथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन यहाँ पर और जो अधिकतर ऐसी वस्तु होती है वो विलासिता की वस्तु होती है। कौन सी वस्तु होती है, विलासिता की वस्तु, जो हम नॉर्मली प्रयोग में लेते हैं, ठीक है ना। अब ये विलासिता क्या होती है तो नेक्स्ट हम जब पढ़ेंगे वस्तुओं के प्रकार तब आपको पता चल जाएगा। सॉरी, उसके बाद एक चीज और बता देता हूं, जो घटिया वस्तु होती है ना उसमें आय का रिलेशन धनात्मक नहीं होता है। यानी आय बढ़ती है तो हम घटिया वस्तु जो है वो बढ़ाते नहीं है बल्कि कम कर देते हैं, ठीक है ना। अब वो घटिया वस्तु फॉर एग्जांपल घटिया किस्म के गेहूं, घटिया किस्म के अनाज, वो सारी घटिया किस्म की होती है। वो भी हम आगे जब कमोडिटी के प्रकार देखेंगे जब मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो आय के साथ कौन सा रिलेशन होता है, आय बढ़ती है, अगर इनकम बढ़ी तो डिमांड भी बढ़ी, और इनकम घटी तो डिमांड भी घटी। नॉर्मली यही होता है। तो कैसे प्रभावित कर रहे हैं ना, प्रभावित करने वाले तत्व डिमांड को, ये कैसे कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं, समझ में आया आपको। अब चलते हैं हम संबंधित वस्तु। संबंधित वस्तु देखिए आप यहाँ पे दो चीजें संबंधित वस्तु करेंगे। एक तो करेंगे, एक होती है सप्लीमेंट्री गुड्स जिसको हम बोलते हैं पूरक वस्तु, पूरक वस्तु, और एक होती है सब्स्टिट्यूशन गुड यानी कि स्थानापन्न वस्तु, स्थानापन। ये दो वस्तु होती है। अब देखिए पूरक वस्तु का एग्जांपल और स्थानापन्न वस्तु का एग्जांपल दे देता हूं। सबसे पहले पूरक वस्तु जैसे गाड़ी और पेट्रोल, पूरक वस्तु जैसे शक्कर और चाय, पूरक वस्तु जैसे गुड़ और चीनी, ये पूरक वस्तु कहलाती है। जैसे मान लो आप के पास गाड़ी है और पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल नहीं है तो फिर आप गाड़ी चला सकते हो क्या, नहीं चला सकते, है ना। यानी गाड़ी के लिए पेट्रोल होना जरूरी है, तो ये पूरक सप्लीमेंट्री गुड्स कहलाती है, ठीक है ना। इसी तरीके से अब पूरक वस्तु में डिमांड का क्या संबंध होता है ये मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल पेट्रोल की कीमत घटी, पेट्रोल की कीमत क्या हुई, पेट्रोल की कीमत घटी, तो क्या हुआ, गाड़ी की डिमांड बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि अब हर कोई व्यक्ति की यार पेट्रोल तो अब सस्ता हो गया तो मैं गाड़ी खरीद लूं। बहुत सी बार इसलिए भी नहीं खरीदते कि पेट्रोल और डीजल महंगा है तो हम चलाएंगे तो महंगा पड़ेगा हमारे लिए, ठीक है ना। तो क्या होता है, पूरक वस्तु में डिमांड का और पूरक वस्तु का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। पूरक वस्तु और डिमांड का जो कनेक्शन होता है वो, ठीक है ना। अब स्थानापन्न वस्तु, स्थानापन्न वस्तु जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल चाय और कॉफी, कुछ कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चाय की अगर या कॉफी की अगर कीमत बढ़ जाती है, कॉफी की अगर कीमत बढ़ जाती है तो चाय की मांग क्या होगी, कॉफी की कीमत बढ़ी तो हम चाय, कॉफी की मांग तो कम हो जाएगी क्योंकि कॉफी की कीमत बढ़ी, ठीक है ना। लेकिन उसकी स्थानापन्न वस्तु क्या है, चाय है। तो कॉफी की कीमत बढ़ने से लोग चाय ज्यादा पिएंगे, तो इसका मतलब चाय की डिमांड बढ़ गई। तो कॉफी की कीमत बढ़ने से चाय की डिमांड बढ़ गई। तो यहाँ पे कौन सा संबंध हुआ, यहाँ पे जैसे चाय और ये कॉफी, ठीक है ना। कॉफी की जो प्राइस है वो बढ़ी तो कॉफी की जो डिमांड है वो तो घटेगी, लेकिन चाय की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी क्योंकि कॉफी की कीमत बढ़ने से लोग अब कॉफी कम पिएंगे, चाय ज्यादा पिएंगे, तो चाय की डिमांड बढ़ गई। तो इनमें जो संबंध होता है वो होता है पॉजिटिव। कौन सा होता है, पॉजिटिव। यानी स्थानापन्न वस्तुओं का जो वक्र बनेगा डिमांड के साथ वो पॉजिटिव बनेगा, धनात्मक, और पूरक वस्तुओं के साथ बनेगा ऋणात्मक, ठीक है ना। क्लियर, ओके। आगे चलते हैं। उपभोक्ता की रुचि और पसंद, इसमें आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, सीधी सी बात है। जिस वस्तु को उपभोक्ता ज्यादा पसंद करेगा, ज्यादा रुचि लेगा, उसकी डिमांड भी ज्यादा करेगा, और जिसमें कम लेगा उसकी डिमांड भी कम करेगा। इसमें कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। फिर आती है उपभोक्ता की संभावना। ये क्या होता है, संभावनाओं को आप ऐसे भी ले सकते हो कि उपभोक्ता की कीमत प्रत्याशा है। यानी उपभोक्ता को अगर ये लगता है, इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल हम लेते हैं गोल्ड का। जैसे फॉर एग्जांपल कंज्यूमर को ये लगता है कि भाई जो गोल्ड है, जो सोना है, वो भविष्य में 2 महीने बाद उसकी कीमत बढ़ जाएगी, तो वो क्या करेगा, अगर उसे जरूरत है सोने की तो वो भविष्य में कीमत बढ़ने की डर से वो अभी उसकी ज्यादा मांग करेगा। तो क्या हुआ, भविष्य की कीमत की वजह से अभी उसकी डिमांड बढ़ा देगा, ठीक है ना। इसी का उल्टा भी हो सकता है।
अगर भविष्य में उसको ऐसा लगता है कि कीमत घट सकती है तो अभी अगर उसको जरूरत है कि भाई 1-2 महीने में मेरे को जरूरत है तो वो अभी रुक जाएगा कि मैं 2 महीने बाद खरीद लूं ताकि कीमत कम होगी तब मैं ज्यादा डिमांड कर लूंगा, यानी अभी डिमांड वो कम कर देगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से संभावनाएं या कीमत प्रत्याशाएं जो है वो भी डिमांड को प्रभावित करती है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ये 5 कारक तो मेन है, उसके बाद लास्ट है अन्य कारक। अन्य कारक में कोई ज्यादा आपको जाने की जरूरत नहीं। अन्य कारक में जैसे होता है जनसंख्या, है ना, जनसंख्या अगर ज्यादा होगी तो डिमांड भी ज्यादा होगी। और एक और चीज, अगर जनसंख्याओं में युवा वर्ग ज्यादा है तो एक तरीके से जो युवा वर्ग को जो पसंद है वस्तु है उनकी डिमांड ज्यादा होगी, तो आसानी से आप समझ सकते हो। दूसरा होता है जनसंख्या के साथ में आय का वितरण, आय वितरण। ठीक है ना, ये आपके सिलेबस में मुख्य रूप से दे रखा है। तो आय वितरण, अगर आय का वितरण असमान है, आय का वितरण असमान है तो जो विलासिता वस्तुएं हैं उनकी डिमांड ज्यादा होगी। अगर आय का वितरण समान है, गरीब और अमीर को समान रूप से वितरित किया जा रहा है, तो फिर आवश्यक वस्तु जो है उसकी डिमांड ज्यादा होगी। इसलिए नॉर्मली आपको ज्यादा कुछ जाने की जरूरत नहीं, आप समझ जाएंगे। ठीक है ना, तो ये हुई हमारी मांग के निर्धारक तत्व या मांग फलन को जो प्रभावित करने वाले तत्व होते हैं वो। ठीक है ना, अब चलते हैं हम इस वाले टॉपिक पर जो मैंने यहाँ लिख रखा है, मांग मात्रा में परिवर्तन और मांग वक्र या मांग में परिवर्तन। अब ये क्या होता है, तो ये चीज मैं आपको बताता हूं। देखिए, मांग मात्रा में परिवर्तन, देखो मैंने आपको कहा था कि इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको इसके थ्रू बताने वाला हूं। देखिए, जब मांग में परिवर्तन उसी वस्तु की कीमत की वजह से होता है, ये पहला वाला जो मैंने आपको बताया ना, उसी वस्तु की कीमत की वजह से होता है, स्वयं वस्तु की कीमत की वजह से होता है, तो मांग मात्रा में परिवर्तन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये वक्र बना रखा है मैंने, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हमारा मांग वक्र है, डी वक्र। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल हमारी प्रारंभिक जो डिमांड है ये यहाँ पे क्वांटिटी आएगी, यहाँ प्राइस आएगी। मैंने आपको कहा था कि हमेशा प्राइस जो है वो वाई एक्स पे आएगी। ठीक है ना, तो हमारी जो प्राइस है वो ओपी है और जो क्वांटिटी है वो ओक्यू है। ठीक है ना, अब देखिए, कीमत की वजह से अगर डिमांड में कोई चेंज आता है, मान लो कीमत बढ़ जाए या फिर कीमत कम हो जाए, इसकी वजह से डिमांड में चेंज आता है, तो फिर मांग मात्रा में परिवर्तन, हम उसी वक्र पर रहते हैं, वक्र में कोई चेंज नहीं होगा, है ना। जैसे मान लो कीमत बढ़ गई, P1 हो गई, कीमत बढ़कर ओपी से OP1 हो गई, तो क्या हुआ, डिमांड क्या हुई, कम हो गई। पहले OQ थी, अब OQ1 हो गई, तो ये जो कम होना है यहां से क्या हुई, ऊपर की ओर हम गए तो कम हुई, तो इसको बोलते हैं हम संकुचन, डिमांड में संकुचन, है ना। उसी वक्र पर चल रहे हैं, उसी वक्र पे ऊपर की ओर संकुचन। अगर मान लो कीमत कम हो गई, मान लो कम होकर OP2 हो गई, तो डिमांड क्या होगी, कम होकर ज्यादा होकर OQ2 हो गई। पता है आपको, कीमत कम होगी तो डिमांड ज्यादा होगी, ये आपको पता है, पहले मैंने बता चुका हूं। ठीक है ना, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ डिमांड बढ़ रही है, यानी यहाँ क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। यानी उसी वक्र पर हम अगर ऊपर की ओर गए तो संकुचन, नीचे की ओर आए तो विस्तार। किसकी वजह से, कीमत की वजह से। वो कहलाता है मांग मात्रा में परिवर्तन, मांग मात्रा में चेंज। ठीक है ना, ओके। दूसरी चीज मैंने लिख रखी है मांग वक्र या मांग में परिवर्तन, इसको बोलते हैं मांग वक्र में शिफ्ट मतलब मांग वक्र पूरा खिसक जाता है। ये कैसे होता है, जब इस कीमत को छोड़कर, वस्तु की स्वयं की कीमत को छोड़कर इन चारों की वजह से अगर डिमांड में कोई चेंज आता है तो वो कहलाता है, उससे जो होता है उससे मांग वक्र शिफ्ट हो जाता है, दूसरा बनाना पड़ता है। ठीक है ना, कैसे, देखिए इधर फॉर एग्जांपल, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये O और ये आपका डिमांड कर्व। ठीक है ना, ओके। ये आपकी कीमत, प्राइस और ये आपकी क्वांटिटी। अब देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर है, यहाँ पे OQ कीमत और OP कीमत और OQ मात्रा है। ठीक है ना, अब जैसे फॉर एग्जांपल कीमत तो वो की वो है, स्वयं की कीमत में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। लेकिन मान लो उपभोक्ता की आय बढ़ गई, इनकम बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, तो इनकम बढ़ने से मैंने अभी आपको बताया था इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। तो जब बढ़ेगी तो जो मांग वक्र है वो दाईं ओर खिसक जाएगा, यानी ऊपर की ओर खिसक जाएगा। देखिए इधर, जैसे बढ़ेगी तो ऊपर की ओर खिसकेगा, यानी फॉर एग्जांपल मैं आपको वापस बता देता हूं कि आय में वृद्धि होने से कीमत के अलावा अन्य घटक में हमने कौन सा ले लिया, आय में वृद्धि होने से डिमांड में वृद्धि हो तो मांग वक्र दाईं ओर खिसक जाएगा। इसको कहते हैं मांग वक्र में खिसकाव। जैसे मान लो यहाँ पर आ गया, ये D1 हो गया, अब यहाँ पे कीमत हमें सेम रखनी है, ये P की P रहेगी और इसी कीमत को हम आगे लाएंगे तो यहाँ डिमांड क्या हो गई, हमारी बढ़ गई। ये किसकी वजह से बढ़ी, ये बढ़ी है आय में वृद्धि की वजह से। ठीक है ना, समझ गए आप, ओके, आय में वृद्धि की वजह से। इसी तरीके से अगर आय में कमी हो जाए तो डिमांड कम होगी, ये भी मैंने अभी आपको बताया। ठीक है ना, डिमांड कम होगी तो जो वक्र है वो नीचे की ओर या बाईं ओर खिसक जाएगा। और यहां पर भी कीमत सेम रखेंगे आप, इस कीमत पर क्या हो गया, क्वांटिटी कम हो गई, पहले ज्यादा थी। ठीक है ना, तो आय में वृद्धि होने से
डिमांड बढ़ गई, आय में कमी होने से डिमांड कम हो गई। ठीक है, तो ये कहलाता है मांग वक्र या मांग में परिवर्तन। तो मांग मात्रा में परिवर्तन, मांग वक्र में परिवर्तन, दोनों में बस एक वर्ड का फर्क है, लेकिन आप समझना चाहिए आपको, ये मांग वक्र पर चलन भी कहलाता है और ये कहलाता है मांग वक्र में शिफ्ट, खिसकाव। ठीक है ना, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर ऐसे ही वीडियो आपको और आगे डिमांड के मैं बताने वाला हूं, जिसमें हम लास्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो पढ़ेंगे, जिसमें हम लॉ ऑफ डिमांड और उसके बारे में सारी चीजें देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।